है कि लिंक किया है, तो आप बोलिएगा कि जैविक प्रक्रिया है। आपको सवाल ये पूछता है, मतलब कन्फर्म एक क्वेश्चन सीटेट का रहता ही रहता है, उसमें ये पूछेगा कि हमारे समाज में जो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग तरह के कार्यों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती हैं, पुरुष ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपरा में जो शामिल हो चुकी है, ठीक है, तो इस तरह की बातें जो स्त्री और पुरुष में भेद उत्पन्न करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक विभेद, लैंगिक भिन्नता, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, ऑप्शन। हाँ, इस तरह के शब्द जो है आपको सेक्सुअल डिफरेंसेस, है ना, इस तरह की जो ऑप्शंस आपसे भेंट होता होगा, आप जब सेट बनाते होंगे तो ये चीज़ देखते होंगे। तो ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? ये सब एक ही है, ये सब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, अलग अलग शब्द हैं, कोई भी आपको ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है। अब ये जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसको जानना ज़रूरी है। तो यह जो बनाया गया है, इसका जो निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किसने किया है? ये किसने बनाया है? बिल्कुल, ये बनाया है समाज ने। इसका निर्माण किसने किया? समाज ने। तो यह एक सामाजिक संरचना है। जैसे आप बोले थे लिंक किया है, तो आप बोले कि आंसर बोले कि लैंगिक संरचना है, लैंगिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया है, यह जैविक प्रक्रिया है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? तो यह सामाजिक प्रक्रिया है। दोनों ऑप्शन में रहता है। यह कैसी, ये इसको बनाया किसने? समाज ने। इसलिए यह प्रोसेस जो होगा, यह प्रोसेस कैसा होगा? हाँ, यह एक प्रकार का सामाजिक संरचना है, ठीक है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक विभेद, लैंगिक भिन्नता, ये जो है हमारे और आपके द्वारा बनाया गया है। इसको हमने और आपने बनाया है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग आधुनिक समय में देख रहे हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों से किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। आप पढ़ते हैं प्रथम आईपीएस कौन बनी थी महिला? किरण बेदी। ये प्रथम महिला थी जो आईपीएस बनी थी। आप पढ़ते होंगे कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? पहली टीचर जो इंडिया की महिला, पहली महिला जो टीचर बनी थी, फुले, है ना। हाँ, महाराष्ट्र की थी ना। हाँ, सब ये सब सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यह क्या है? सिर्फ एक सावित्री। अभी जो ये सब चीज़ें आप देखें हैं, ये केवल एक एग्जाम्पल है। अभी भी हमारा समाज जो है ना, ये इस मामले में, अर्थात लैंगिक रूढ़िवादिता के मामले में, इन सारे चीज़ों के मामले में अभी भी बहुत पीछे है। अगर सच्चाई देखिएगा तो हम पढ़ने के लिए जीके में ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमारे आपके समाज का जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता जो है इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वो महिला जो संघर्ष करती है, स्ट्रगल करती है, अपने परिवार को, अपने समाज को सबसे संघर्ष करके आगे बढ़ती है ना, वही आगे जा पाती है। तो उससे इंटरव्यू वगैरह लिया तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हम स्ट्रगल करेंगे महिलाओं के लिए, और उसको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। सबसे कम उम्र में 14 साल, 14 वर्ष की अवस्था में जो है इसको नोबेल का पुरस्कार मिला। ये भी जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो ये बातें हैं, लेकिन हमारे आपके समाज में अभी भी जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता है। हम इसको देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में भी देखते हैं।
जिस घर में 4-5 बच्चे होते हैं, जिस परिवार में 4-5 बच्चे होते हैं, उसमें जो है लड़का और लड़की इसके साथ जो है भेद किया जाता है। ठीक है, भेद इस रूप में किया जाता है कि अगर किसी बच्चे को कोई गार्जियन जो है उसकी आमदनी अच्छी नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है, तो अगर उसको 2 में से 1 का चयन करना होगा पढ़ने के लिए, है ना, तो पुरुष प्रधान देश है, उसको प्राथमिकता दिया जाता है ना। समाज ही हमारा पितृसत्तात्मक है। जबकि वैदिक काल की अगर बात करिएगा, वैदिक काल की बात करिएगा तो वैदिक काल में, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 भाग था ना वैदिक काल का। वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिस समय वेदों की रचना हुई थी, वेदों की रचना हुई थी 1500 से लेकर के 1000 BC, और ये 1000 से लेकर के 600 BC तक ये चला था। 600 के बाद 16 महाजनपद आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखिए समाज की प्रकृति कैसी थी उस ज़माने में, जिस ज़माने में विज्ञान का अता पता नहीं था। उस ज़माने में जब हमारे यहाँ वैदिक काल की शुरुआत होती है तो उसका जो समाज होता है वो मातृसत्तात्मक होता है। वो क्या होता है? मातृसत्तात्मक होता है। ठीक है, समाज। लेकिन उसके बाद उत्तरवर्ती काल में, अर्थात उत्तर वैदिक काल में, जो हमारा समाज का स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक हो गया था। वो क्या हो गया? पितृसत्तात्मक समाज हो गया। और ये कहिए कि इसके बाद जो इसकी कड़ी आगे चली, आगे जो बढ़ी, वो आज तक, मतलब अभी तक, आज तक जो है हमारे समाज का स्वरूप कैसा रह गया? पितृसत्तात्मक ही रह गया, पुरुष प्रधान ही रह गया। लेकिन शुरुआत जब हुई थी इसकी, तो शुरुआत हुई थी मातृसत्तात्मक से, समाज से। ठीक है, हाँ। आप बोलिएगा तब ना हम सुनेंगे। सही से अपने आप को क्या नहीं कर पाया? बहुत बुरा हालत था महिलाओं का। कब? मध्यकालीन में। मध्यकालीन जो विश्व, या मध्यकालीन विश्व कहिए या मध्यकालीन भारत कहिए, कुछ भी कहिए आप, हर जगह जो मेडाइवल एज था ना, उस समय महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी। ठीक है, बाद में चल करके बहुत सारे देशों में, जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में चल करके आप पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत जो है हुई न्यूजीलैंड से, और उसके बाद अमेरिका में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, भारत में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और वोट देने का ही अधिकार नहीं मिला, बल्कि चुनाव में प्रत्याशी बनने का भी अधिकार मिला। अमेरिका में अभी तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। इंडिया में तो बने, हाँ, अमेरिका में अभी तक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, और श्रीलंका में तो बन गई है। ठीक है, भारत में भी बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रधानमंत्री भी बने ना, इंदिरा गांधी। हाँ, ठीक है। पहली सुल्तान, महिला पहली सुल्तान कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश सल्तनत काल का शासक था ना, गुलाम वंश का दूसरा शासक था ना, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था। पावर था और कानून बना दिया ना, इसने लॉ बना दिया, कानून बना दिया कि जो किसी भी महिला को सती बनने के लिए मजबूर करेगा उसको सजा हो जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। ये कानून बना दिया था। इसीलिए चूंकि ये कानून के डर से इस पर रोक लगा, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो कानून के
डर से भी लोग जो है उसको छोड़ देते हैं। वही चीज़ हुआ। तो विलियम बेंटिक उस समय का कौन था? गवर्नर जनरल था और इसने यह कानून लाया था, सती प्रथा को निषेध कर दिया था। क्या कब हुआ देखो बता देगा। 29 है ना? हाँ 29 सही होगा, 1829 सही होगा। वो विलियम बेंटिक के ही समय हुआ था। हाँ राजा राम मोहन राय चूंकि हाँ चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है स्थिति महिलाओं की वर्तमान समय में। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी जो नया चीज़ शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं जो हमारे बजट के माध्यम से दी गई हैं, बजट में भी इस चीज़ के लिए दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो किस चीज़ पर? तो महिला सशक्तिकरण पर। जितने भी नियोक्ता हैं, अर्थात जितने भी आपको सार्वजनिक क्षेत्र हो या जो प्राइवेट क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस चीज़ को लाया है ना, जिसको हम लोग महिला सशक्तिकरण कहते हैं। और आप देखिए कि खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र, प्राथमिक शिक्षा की बात हम करते हैं तो वहाँ पे महिलाओं को बिहार में खास करके 50% का रिजर्वेशन दिया गया। हालांकि और भी स्टेट्स में दिया गया लेकिन सबसे पहले बिहार में दिया गया। और जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में ये रिजर्वेशन जो है 35% कर दिया गया, 35% रिजर्वेशन किया गया है। अभी जैसे आपको इंजीनियरिंग का होता है या मेडिकल का होता है एग्ज़ामिनेशन, जिसको आप नीट कहते हैं, तो उसमें भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों की गई है, ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? ये रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि, है ना, ये रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि महिलाओं की सामान्य स्थिति में सुधार करना इसका पहला लक्ष्य है। ठीक है, और आप देखते हैं कि हर एक फील्ड में महिलाओं को अब आ रही हैं। कहीं भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाओं को मौका नहीं दिया गया। जैसे मान लीजिए कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इसमें प्रायः पहले महिलाओं की बहाली नहीं होती थी, लेकिन अब देखते हैं कि अब जो है नौसेना में भी महिलाएं जा रही हैं। हमारे बेगूसराय की भी एक थी, जो क्या नाम था उसका, अवनी, हाँ अवनी, तो वो वायु सेना में कुछ वायुसेना में जो है फाइटर प्लेन उड़ाई थी। फाइटर प्लेन जो होता है, कौन? हाँ जल सेना में। तो हर सेना में आप देखते हैं कि उच्च उच्च पदों पर जो है उसकी नियुक्ति, हाँ तो ये चीज़ें जो है अब हो गई है। अच्छा देखिए, उसमें जाने के लिए आपको, अगर आप 10+2 हैं ना, अगर आप 10+2 हैं मतलब इंटरमीडिएट आप किए हैं, तो आप एनडीए के माध्यम से जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से जाते हैं। अगर आप डिग्री लिए हैं यानी 10+2+3 हैं, अर्थात आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आप इसमें जो है सीडीएस के माध्यम से, हाँ सीडीएस के माध्यम से ऑफिसर रैंक पे आप जाते हैं। ठीक है, हाँ इसमें ऑफिसर रैंक की बहाली नहीं होती है, लेकिन सीडीएस में ऑफिसर रैंक की ही बहाली होती है। डायरेक्ट जो है आप ऑफिसर ही बनिएगा, लेकिन एग्ज़ामिनेशन बहुत ही टफ होता है, इसका बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ ऑफिसर रैंक में ही आपकी बहाली होगी। ये 10+2+3 के बाद होती है। तो हम देखते हैं कि सेना के जैसे क्षेत्र है उसमें भी अब महिलाएं जो है आ रही हैं। तो इस तरह से जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने सकारात्मक पहल किया है और उसका असर भी अभी हो रहा है। अभी तो हमारा सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था ना, जनगणना कब हुआ था पिछला? प्रत्येक 10 साल पे जनगणना हुआ करती थी। हालांकि ये चीज़ें कोरोना के वजह क्या
सब कार्य तो हो ही रहा है, तो जनगणना क्यों नहीं हो सकता? कुछ नहीं, कोरोना तो बहाना है ना। विकास को उजागर होने से, विकास के अवरुद्ध को उजागर होने से रोकना है। कोरोना मात्र एक बहाना है, यही बात है, सच्चाई यही है, ठीक है। क्योंकि देखिए 1881 से ये जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होता है, और जनगणना होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जनगणना होने से पता चलता है कि आप किस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका पता कैसे चलेगा? जनगणना से पता चलता है ना, सेंसस से पता चलता है। अभी जैसे सेंसस, पुराना सेंसस जैसे 2011 की अगर हम बात करें, तो 2011 में आप कहते हैं कि लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य था? केरल था ना। कितना था इसका? 1084 इतना था लिंगानुपात था इसका, ठीक है। शिक्षा में कौन आगे था? केरल। बिहार के महिलाओं की बात करते हैं तो मात्र 51% जो थी ये साक्षरता थी महिलाओं की। और अगर हम महिला पुरुष दोनों की बात करें तो महिला पुरुष दोनों में साक्षरता कितनी थी बिहार की? 63% समथिंग, हाँ, टोटल में 63% थी साक्षरता। लेकिन अगर केवल महिलाओं की बात करें बिहार में तो 51। कितना का अंतर हो गया? देखिए तो कितना का अंतर हो गया? 12 का अंतर हो गया। बिहार है, ठीक है, हाँ। नहीं, 13वां क्या, अंतिम स्थान न हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम स्थान हो जाएगा, ठीक है। भारत का साक्षरता कितना है ओवरऑल 2011 के अनुसार? अगर हम भारत की साक्षरता की बात करें तो 73% साक्षरता इंडिया की है। भारत की साक्षरता दर 73% है। किसी राज्य का कम है तो किसी राज्य का ज़्यादा है ओवरऑल, ठीक है। भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? 943 है प्रत्येक 1000 पे। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 प्रत्येक 1000 पुरुष पे जो है लिंगानुपात ये है। अभी जब सेंसस होगा ना, जनगणना अब होगी, तो ये सारे डाटा क्या हो जाएंगे? सारे डाटा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए नहीं करवा रहा है। हो सकता है कि ये और नीचे भी कहीं ना भाग जाए, ठीक है, ठीक है। इसी डर से जो है ये जनगणना नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखते हैं अब्राहम लिंकन जो थे, जो राष्ट्रपति बने थे ना, कहाँ के? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे ना, हैं? हाँ, तो उनके पिताजी जो थे ना वो मोची थे, वो जूता बनाते थे। जूता मतलब इतना बढ़िया था कि आज तक कोई व्यक्ति उसका शिकायत नहीं किया। मतलब कि वहाँ पे अमेरिका में एक ट्रेडिशन चल गया कि कार्य कोई भी हो छोटा नहीं होता है, बशर्ते कि उसको ईमानदारी से करने वाला होना चाहिए, कोई भी कार्य हो। आप देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें बाद में अमेरिका में धीरे धीरे जो है वो आइडियोलॉजी ही चेंज हो गया। वहाँ के लोग अब ये नहीं सोचते हैं कि कोई जूता का काम कर रहा है तो छोटा हो गया, या कोई काम कर रहा है बढ़ई का तो वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ का एक अलग ही ट्रेडिशन चल गया लिंकन के बाद, अब्राहम लिंकन के बाद, है ना। तो आज क्या है? आज अमेरिका हम लोग के पूरे विश्व में सबसे आगे है, विकसित देशों की श्रेणी में है। क्यों? इसलिए कि उसने किस पर जोर दिया? कर्म पर जोर दिया। उसने कर्म पर जोर दिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सामाजिक विभेद पे। सामाजिक विभेद जो है, ये जो है इसका जो स्वरूप होता है ये नकारात्मक होता है। ये नकारात्मक होता है दो रूपों में। या तो आप इसमें लैंगिक विभेद भी, लैंगिक विभेद के अंतर्गत आप देखिए स्त्री और पुरुष में जो है पितृ प्रधान और मातृ प्रधान कर देगा, कहेगा कि महिलाओं को समाज में वो स्टेटस, वो जो है प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए जो पुरुष को मिल रही है, ठीक है। अभी सबरीमाला मंदिर एक कांड हुआ था, आप लोग को याद होगा, कर्नाटक में, है ना। उसमें महिलाओं के प्रवेश पर निषेध कर दिया गया था। हाँ, बोला कि महिलाएं इसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। उस पर बहुत जो है हंगामा हुआ था। कितना दिन हुआ? हमको लगता है 2 साल हो गया होगा।
हाँ 2 साल हो गया होगा, कोरोना काल से पहले हुआ था। ठीक है। हाँ, तो आज के इस वैज्ञानिक युग में ये स्थिति है कि महिलाओं को मंदिर जाने से रोका जाता है इंडिया में। अर्थात हम अभी तक जो है इस परेशानी से गुजर ही रहे हैं। अभी तक जो है हमारा आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा जो है वो विकसित नहीं हो पाई है। ठीक है, हम चीज़ों को जन्मना देखते हैं, यहाँ पे कर्मणा देखा जाता है। हम लोग कैसे देखते हैं? जन्मना देखते हैं, अर्थात जिसका जन्म स्त्री जाति में हुआ, जिसका जन्म पुरुष जाति में हुआ, उसका क्या गलती है भाई? कोई स्त्री जाति में जन्म लिया, कोई पुरुष जाति में जन्म लिया, कोई जो है सवर्ण में जन्म लिया, कोई जो है कोई निम्न जाति में जन्म लिया, कोई एससी में जन्म लिया, कोई एसटी में जन्म लिया, तो जन्म लेने वाले का क्या गलती है? उसका तो कोई गलती नहीं। तो फिर उसको सज़ा क्यों मिलती है? उसको सज़ा कौन देती है? हमारा समाज देता है। क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना जो है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इस तरह का बन चुका है जिसमें 2 लोगों के बीच में अंतर किया जाता है। उसके जो है प्रतिष्ठा में, उसको अवसर में, है ना, उसके साथ असमानता किया जाता है, अवसर में समानता नहीं किया जाता है। नतीजा क्या होता है कि वो व्यक्ति या वो महिला या जो कोई भी है वह हीन भावना से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। नतीजा उसका जो संभाव्य विकास था, संभाव्य विकास का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? संभाव्य विकास का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? कोई नहीं बोल रहा है जी। संभाव्य विकास का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? अच्छा, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? तो वही ना संभाव्य विकास है। हम सुने नहीं कैसे? ये बोले तो सब लोग बता दिए। संभाव्य विकास का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? वाइगोत्स्की था ना। हाँ, तो संभाव्य विकास का मतलब क्या? पॉसिबिलिटी है आपको विकास करने का। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो कौन बच्चा इंजीनियर बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा और कौन मजदूर बनेगा, किसी को नहीं पता होता है। किसी को पता होता है क्या? नहीं। जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये तो आवारा निकल जाएगा, वही IAS बन जाता है। जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में, वही बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसमें संभाव्य विकास की अपार क्षमताएं होती हैं, कुछ भी कर सकता है। और जिसके बारे में आप सोचते हैं पढ़ने में बहुत तेज़ है, ये आगे चल के बहुत अच्छा बनेगा, वो महान क्रिमिनल बन जाता है, कभी कभी तो आतंकवादी भी बन जाता है ना। ऐसा होता है। तो वही चीज़ है संभाव्य विकास, जिसको वाइगोत्स्की ने बोला था कि आपके मस्तिष्क में, मस्तिष्क की जो क्षमता होती है ना, वो असंभाव्य मतलब क्या? इन्फिनिटिव है, असीमित है। वो क्या है? असीमित है। वो बहुत कुछ किया जा सकता है, उससे संभव है। लेकिन कब किया जा सकता है? जब उसका स्वरूप सकारात्मक होगा तब। जैसे ही वो नकारात्मक हो जाएगा, और नकारात्मक करेगा कौन? आपका समाज। आपका समाज जो है आपके मेंटिलिटी को, आपके विचारधारा को हीन भावना से ग्रसित करवा देता है। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती। ठीक है। तो उस तरह का जो है एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ का है नहीं, वातावरण है नहीं जिस तरह का अमेरिका में है। तो लोग जो है वहाँ पे अपनी सामाजिक बंदिशों का शिकार हो जाता है। नतीजा क्या होता है? उसका विकास क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। तो आप इतना जानिए कि लैंगिक विभाजन की जब बात होगी तो ये जो है ये सहायक होगा, विकास में क्या होगा? सहायक होगा। ये बाधक नहीं होगा। ये बाधक नहीं होगा। ये क्या होगा? सहायक होगा। क्यों? क्योंकि यह कर्म के ऊपर आधारित है। ठीक है। हाँ, अगर कोई मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ लजीज व्यंजन आपके सामने परोसा जाता है। कभी सोचे हैं कि वो व्यंजन कौन बनाता है? आपके सामने में जो भोजन आता है उस भोजन को बनाता कौन है? कौन बनाता? आपको नहीं पता होता है, लेकिन जब आप भोजन करते हैं कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत स्वाद है इसमें। आपको ये पता नहीं कि इसको बनाया किसने, लेकिन कभी आप उसकी बुराई करते हैं? वाह वाह करते हैं, वाह वाह करते थकते नहीं हैं। अब देखिए कि वहाँ पर जो अंदर में किचन होगा, हो सकता है उस किचन में महिला नहीं बना रही होगी, कोई पुरुष भोजन बना रहा होगा।
है ना। जनरली पुरुष ही बनाते हैं भोजन, घर में नहीं बनाएंगे, वही पुरुष वहाँ बनाएंगे। वही पुरुष जब घर में जाएंगे तो वहाँ पर वो अपने से नहीं बनाएंगे, ठीक है। वो बनाता है, अपने से बनाता है, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट लाइफ में तो सब बनाता है, वो बातें अलग है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे भोजन बनाने का काम कहता है। अब जैसे लड़की लोग, छोटी लोग जब पढ़ती है, कहता है तुमको क्या करना है, रोटी ही तो बनाना है। ये एक ट्रेडिशन चला हुआ है कि आगे चल करके तुमको क्या करना है, रोटी ही बनाना है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इस विचारधारा को कहते हैं लैंगिक विभेद। कोई ज़रूरी है कि वो रोटी बनाएगी? कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो ये समझ गए ना। लेकिन ये विभाजन हो गया। विभेद हमेशा नकारात्मक होता है, ये आपके मेंटेलिटी को चेंज कर देता है, ये आपके विचारधारा को चेंज करता है। लड़की है इसलिए ये काम नहीं कर सकती है, लड़का है इसलिए वह यह काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन देखिएगा सीटेट में जहाँ कहीं भी रहेगा, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा लैंगिक विभेद, ठीक है। मिटा दे, ठीक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि जैविक संरचना क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, लैंगिक विभेद क्या है ना। समाज में जो लैंगिक असमानता है वो क्यों है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। अब आगे आप देखिएगा कि लैंगिक भेदभाव जो हमारे यहाँ व्याप्त है, लैंगिक भेदभाव जो हमारे यहाँ आज तक ख़त्म नहीं हो पाया, जबकि आज़ादी के इतना साल गुजर गया है, इसके बावजूद। हाँ, नहीं तो जनरल हम लोग बात करते हैं ना। अब कहीं कहीं तो महानगरों में तो हो ही गया है, महानगर की कहीं कहीं गांव में भी हो गया, गांव में भी है, ऐसा अब नहीं है ना। अब जैसे महिला विवाह का आयु जो है अब बढ़ा दिया गया ना, पहले कितना था, 18-21 था ना, अभी इसको बढ़ा दिया ना। हाँ? नहीं है तो बढ़िया काम। सब आदमी का अपना सोचा, जिसको एगो बेटी होगा वो 21 साल ठीक है, मान लीजिए 21 साल में 10 साल पढ़ा करके उसको 21 साल में 21 साल में करेगा। जिसको 5 गो बेटी क्यों है, कह रहा हम दो हमारे दो, यही तो गड़बड़ है ना। इसलिए तो सरकार रोक लगा दिया है, कह रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये सब कानून आया था, बच्चे दो ही अच्छे, नहीं हम दो हमारे दो, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये 18 वर्ष 21 वर्ष जो है, 18 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष 25 वर्ष, ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है। देखिए इसके पीछे का लॉजिक जो अभी का जो है वही है 5 + 3 + 3 + हाँ 4, ये वाला लॉजिक है। ये लॉजिक है चूँकि नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है ना, वो नई शिक्षा नीति के तहत जो फंडामेंटल हमारा एजुकेशन है उसको पूरा होते होते हमको जो है ये 21 साल लग जाता है। कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह लोग करते हैं तो इतना आपको पूरा लग ही जाएगा। तो चूँकि एजुकेशन कम से कम इतना ज़रूरी है, कितना 5 + 3 + 3 + 4, इतना एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो ये फंडामेंटल एजुकेशन हमारा है, इसीलिए ये इस चीज़ को लाया गया है, चूँकि सबके लिए ये समान किया गया। ये लैंगिक भेदभाव क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है परिवार की निर्धनता। शिक्षा का अभाव भी होगा। हाँ सब आएगा, लेकिन जो सबसे मेजर जो रीज़न है
सबसे बड़ा कारण है यह है गरीबी। गरीबी ये बहुत बड़ा अभिशाप है अभी के समय का, ठीक है। तो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है, कहता है रोटी, कपड़ा और मकान है। आप भी पढ़े थे कि EVS का 6 थीम होता है ना, हाँ। तो उसमें से रोटी, कपड़ा और मकान जो होता है ये हमारी पहली आवश्यकता होती है। हालांकि भारत सरकार ने अभी रोटी फ्री कर दिया था, मतलब गेहूं फ्री कर दिया, मकान भी इंदिरा आवास जो है सबको मुहैया करवा दिया था। हाँ, बर्बाद हो गया। हाँ, उल्टा पड़ गया, ठीक है। तो अब आपको पैसा दे रहा है एक घर बनाने के लिए, आप 5 घर बनाइएगा, उसमें को डाइनिंग हॉल भी बनाइएगा, कैसे काम चलेगा? गैलरी भी बना लीजिएगा। आपको बोला गया क्या? जीवन जीने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है, यानी धूप और वर्षा से बचने के लिए एक घर चाहिए, एक घर चाहिए। आप 5 घर तो का गारंटी तो नहीं लिया था घर में, आप 5 घर बना लिए तो जमीन तो बिकेगा ही, ठीक है। तो मतलब क्या है, निर्धनता वह पहला रीजन है जिसके कारण हम लैंगिक विभेद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी मजबूरी है, इसी वजह से हमारे पास क्या है, लैंगिक भेदभाव करना पड़ता है। अच्छा, वो वाला, इसीलिए थोड़ा सा पैसा देता था, बाकी पैसा अपना लोग लगा देता था, ठीक है। देखिए, दूसरा रीजन है कि समाज में पुरुष की प्रधानता है और महिलाओं की प्रधानता नहीं है, दोनों को समान भाव से नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। हालांकि होना चाहिए इसमें जो है, जैसे क्रिएटर की अगर बात करें, निर्माता की बात करें, तो महिलाएं ज़्यादा इसमें पुरुषों से आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखिए वो एक ज़िंदगी में 2 तरह का जो है दायित्व का निर्वहन करती है, इसीलिए महिलाओं को उतने अधिकार नहीं प्राप्त हैं जितने अधिकार जो हैं वो पुरुषों को मिले हुए हैं, ठीक है। इसलिए उनका स्थिति क्या है, निम्न स्तर अभी भी बनी हुई है। नतीजा क्या है कि हमारे यहाँ लैंगिक भेदभाव जो है अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है। इसके बाद है अशिक्षा। अशिक्षा भी बहुत जो है लैंगिक भेदभाव को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि अभी भी हमारे बिहार की यदि बात करें तो महिलाओं की मात्र 51% जो महिलाएं हैं उतना ही शिक्षित हो पाई हैं, बाकी महिलाएं अभी भी क्या हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है। हालांकि नया वाला सेंसस जब आएगा तो ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 10 वर्षों में लड़कियों के शिक्षा में बहुत तेज़ी से जो है इजाफा हुआ है ना, एडमिशन में भी और उच्च शिक्षा में और निम्न शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सभी तरह की एजुकेशन में, तकनीकी शिक्षा में भी अब लड़कियां जो है आगे बढ़ी हैं। हाँ हाँ, कम है, मतलब ये चीज़ें हैं। तो अशिक्षा रीजन है लैंगिक भेदभाव का, ये आपका कारण हो सकता है, ठीक है। धार्मिक कारण भी आता है, धार्मिक कारण भी है लैंगिक भेदभाव का। कहता है कि महिलाएं, जैसे आपको इसका एग्जाम्पल एक दे लीजिएगा, जैसे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर विरोध कर दिया गया था, निषेध कर दिया गया था, तो धार्मिक कारण भी है। हालांकि आप वैदिक काल में देखते हैं तो कहता था कि यज्ञ में महिलाएं भी भाग लेती थी, है ना, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को यज्ञ में भाग लेने से रोक दिया गया था, कहा कि महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती हैं, और वही चीज़ें जो है वो चीज़ चली आई, हमारे सभ्यता और संस्कृति का अंग बन गई थी, ठीक है। लेकिन वहीं पर कुछ महिलाओं के लिए छूट भी था, आज भी है, ठीक है, वही बात है। तो संभ्रांत परिवार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन संभ्रांत परिवार की महिलाएं जो है विदेश भी जाती हैं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही हमारे आपके समाज की महिलाएं अगर बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, बाहर क्या, थोड़ा सा बाहर अगर महानगर में चली जाएगी, पटना में चली जाएगी, तो पूरे समाज में जो है उसका ये होता है कि वो अपनी बेटी को भेज दिया है बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है, कहेगा कि बेटी को भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए, हमारा आपका समाज जो कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
इसके बाद लास्ट है एक मनोवैज्ञानिक समस्या। मनोवैज्ञानिक समस्या क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हमारा है कि हम जो है पूर्वाग्रहों से कुछ अधिक ही ग्रसित हैं। पूर्वाग्रह किसको बोलते हैं? पूर्वाग्रह किसको बोलते हैं? पूर्वाग्रह होता है पुरानी मान्यता। पुरानी मान्यता जो अंधविश्वास, पुरानी वैसी पुरानी मान्यता जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। हमारी वैसी पुरानी मान्यता जो किससे जुड़ी हुई है? अंधविश्वास से जुड़ी हुई है, जिसमें कहा गया है कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती हैं, है ना, पुरुष घर में खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें हैं, है ना, तो हमारा ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन गया है। पहले से ही हम शुरू से ही हम अपने माइंड में जो मेकअप कर लेते हैं कि ये कार्य उसके लिए अच्छा नहीं है, ये कार्य उसके लिए अच्छा है, ठीक है। ये हमारी विचारधारा बन चुकी है, ठीक है। इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में लिया गया है। और यह जुड़ा हुआ किस चीज़ से है? तो पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ है। और पूर्वाग्रह का मतलब हो गया कि वैसी पुरानी मान्यता जो अंधविश्वास से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन में। आपको ये क्वेश्चन हो सकता है तो सीडीपी में ही ज़्यादातर पूछता है, पेडागोजी में नहीं पूछता है। ये क्वेश्चन सीडीपी में ही पूछेगा आपको। पूर्वाग्रह, लैंगिक विभेद किया जा रहा है सिर्फ इस कारण से क्योंकि वह एक लड़का है और वह एक लड़की है। इस कारण से यदि आप लड़का और लड़की में भेद किया जा रहा है तो यह क्यों किया जा रहा है? तो यह हो जाएगा सामाजिक संरचना। यह क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना। चूंकि ये विभेद से जुड़ा हुआ है, लड़का और लड़की में क्या कर रहा है? दोनों के कार्यों में अंतर कर रहा है कि लड़का है इसलिए काम नहीं करेगा, लड़की है इसलिए काम करेगा। तो वो जब लैंगिक विभेद कार्य के रूप में कर रहा है, तो कि यह काम करने का काम कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। तो समाज जब बनाया इस चीज़ को, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक संरचना। ठीक है, रख दें, हो गया, ये खत्म हो गया, ये चैप्टर हो गया एंड। हाँ, लिखा देंगे कुछ, हाँ लिखा देंगे कुछ।